बात करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत धारणा सर्वांग क्षमता है क्या और अलग अलग आकृतियों में सर्वांग क्षमता किस रूप में पाई जाती है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता की जांच के कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में भी हम जानेंगे और हर बार की तरह इस बार भी सत्र के अंत में सर्वांग क्षमता स्पष्ट करने के लिए मेरे द्वारा बनाए गए कुछ विशेष TLM भी देखेंगे, मेकिंग और फंक्शन भी देखेंगे। आज की क्लास एक और वजह से बहुत ही स्पेशल होने वाली है। लेसन के बाद सवाल जवाब के हिसाब से कुछ प्रश्न किए जाएंगे, जैसा भी विजय सर ने बताया आपको। प्रश्नों के सही उत्तर देकर आप इनाम भी जीत। तो इस तरह आपको पूरे लेसन को, पूरे सेशन को देखना और सुनना बहुत जरूरी होगा, और बल्कि आपको अपने साथ कॉपी और पेन भी रखना चाहिए, जिससे कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यामिति में एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है सर्वांग क्षमता। तेल लगा ले ऐसे, ये पोंछ ले ऐसे जानते हैं कर रहा है। सर्वांग क्षमता का शब्द आपने हिंदी में संधि के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं सर्वांग क्षमता का भी संधि विच्छेद कर सर्वधन अंग धन सम, यानी सभी अंगों का बराबर होना, ये सर्वांग क्षमता का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, अब और कैसे होंगे ये देखते हैं। दैनिक जीवन में हम बहुत ऐसी चीजें देखते हैं जो माप और आकार में बिल्कुल एक जैसी होती हैं। यहाँ पर अब चित्र में बिस्किट देख रहे होंगे, जैसे आप शॉप से तो एक पैकेट में जितने भी बिस्किट होते हैं सब एक जैसे होते हैं। यहाँ पे कुछ सिक्के दिखाई दे रहे हैं, सिक्कों में भी यही बात होती है। और जो कान में पहनने वाली बालियां होती हैं, इयररिंग्स, उसमें भी तो ये सारी वस्तुएं आकार प्रकार में बिल्कुल एक जैसी होती हैं। इन सभी वस्तुओं के जोड़े में से किसी एक जोड़े को ले लेते हैं। चलिए सिक्कों को ले लेते हैं। अब इन सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो क्या होता है? हम देखते हैं कि ये सिक्के एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं। यही दो बिस्किट या इयरिंग के साथ भी होता है। इस को ज्यामिति में सर्वांग क्षमता कहते हैं। और जो आकृतियां हैं सर्वांग क्षमता कहलाती हैं। चलिए सर्वांग क्षमता को और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अभी आपके सामने एक चित्र होगा। इस चित्र में सबसे ऊपर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, एक लाइट कलर का त्रिभुज है, एक डार्क कलर का त्रिभुज है। अब जब हम लाइट कलर वाले त्रिभुज को पहले त्रिभुज के ऊपर रखना चाहते हैं तो उसके लिए त्रिभुज को पलटना पड़ेगा। ठीक है, अभी वो एक दूसरे को ढक पाएंगे। अब बीच वाले दोनों त्रिभुजों पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। पहले त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखने के लिए घुमाना पड़ेगा, और इसी तरह से जो तीसरी स्थिति है, सबसे नीचे वाले त्रिभुजों के जोड़े में देखिए आप, सीधे सीधे दोनों त्रिभुजों को एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। तो इस तरह से तीनों ही स्थितियों में ये आकृतियां एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं, और इसलिए ये सर्वांग सम कहलाती है। तो ये सर्वांग समता तो आपकी समझ में आती है। अब आगे देखते हैं कि सर्वांग समता की शर्तें क्या क्या हैं और अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों में ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम रेखाओं की बात करते हैं। दो सरल रेखाएं
हमेशा सर्वांग सम होती हैं, क्योंकि सरल रेखाओं की लंबाई सीमित होती है। और जाहिर है कि जब एक सरल रेखा को हम दूसरी सरल रेखा के ऊपर रखते हैं, ये पूरी तरह से ढक लेती है। स्क्रीन पे आप चित्र का देख रहे होंगे। इसमें ऊपर एक सरल रेखा बनी है और नीचे एक रेखाखंड है। दोनों आपस में सर्वांग सम तो नहीं हो सकते, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि रेखाएं असीमित लंबी होती हैं और रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। लेकिन क्या अन्य रेखाखंडों के मामले में भी ऐसे ही होता होगा? चलिए देखते हैं। दो रेखाखंड आपस में सर्वांग सम कब कहलाएंगे? यदि समान हो तो दोनों रेखाखंड आपस में सर्वांग सम होंगे, और अगर लंबाई अलग अलग होगी तो सर्वांग सम नहीं होंगे। ये चित्र ख में आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। रेखाखंड ए ई और सी डी दोनों सर्वांग सम है, क्योंकि दोनों की लंबाइयां समान है। चलिए अब कोणों में सर्वांग समता की बात करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो कोण दिखाए गए हैं। क्या आप देख के बता सकते हैं कि दोनों कोण सर्वांग सम है या नहीं? चलिए इसकी जांच करते हैं। ज्यामिति में किसी भी आकृति को उसके माप और आकार को बिना बदले एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, ये आप सभी जानते हैं। अब यदि हम एक कोण को दूसरे कोण के ऊपर ठीक ठीक रखते हैं, ऐसा हम ट्रेस करके कर सकते हैं। एक ट्रेस पेपर आता है, तो किसी भी आकृति के ऊपर रखेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। उस ट्रेस पेपर का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो एक कोण दूसरे कोण को पूरी तरह से ढक लेगा। इस तरह दो कोण तभी सर्वांग सम होंगे जब उनके माप समान होंगे। और इस चित्र में दोनों कोणों के माप आपको समान दिखाई दे रहे होंगे, दोनों 110 अंश के हैं, इसलिए मैं कह सकते हैं कि दोनों कोण सर्वांग सम है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोणों की सर्वांग समता के लिए उनकी भुजाओं के माप की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि यदि कोणों के माप समान है तो वो सर्वांग सम होंगे। यही इसके शर्त है। अभी देखते हैं वृत्तों में सर्वांग समता कैसे काम करती है। यहाँ पर दो वृत्त के चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोनों वृत्तों की त्रिज्या आर है। आर रेडियस को कहते हैं। इसके पहले वाले सेशन में भी मैंने कहा था कि कभी कभी अंग्रेजी के शब्दों को हमको जानना चाहिए, इससे समझने में बड़ी आसानी होती है। तो चित्र में त्रिज्या आर है, यानी बराबर है। तो अच्छा, मुझे लगता है कि सातवीं का ऐसा कोई भी छात्र नहीं होगा जिसको वृत्त बनाना ना आता हो। राउंडर से हम किसी भी नाप की त्रिज्या लेकर बड़ी आसानी से किसी वृत्त की रचना कर सकते हैं। तो करके देखिए। अब उसी त्रिज्या को लेकर उसके बाजू में एक और वृत्त बनाइए, और आप क्या देखेंगे, समान माप की त्रिज्या लेकर चाहे जितना भी वृत्त बना लें, सभी वृत्त आकार और प्रकार में एक जैसे होंगे। तो सर्वांग समता, वृत्त में सर्वांग समता की यही एक शर्त है कि अगर त्रिज्या समान है तो परिधि भी समान होगी और वृत्त भी समान होंगे। आगे देखते हैं। अभी हम लोग सर्वांग समता का जो सबसे इम्पोर्टेंट चलते हैं उसके बारे में देखेंगे। त्रिभुजों के सर्वांग समता पर आते हैं। जो थोड़ी देर पहले हमने देखा, यदि दो आकृतियां परस्पर एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं तो आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं। यही बात त्रिभुजों के लिए भी सत्य है। यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखें
और दोनों एक दूसरे को ढक लें, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। लेकिन त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए 3 नियमों का होना आवश्यक है। ये नियम सर्वांग समता के नियम कहलाते हैं। और चलिए अभी हम बारी बारी से इन नियमों को समझते हैं। सबसे पहला नियम है भुजा 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 नियम। इस नियम को एस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है साइड, लेकिन साइड को भुजा कहते हैं, भुजा को साइड कहते हैं। तो हम एस नियम को जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2 त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं आपको, जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे। एक त्रिभुज का नाम एबीसी और दूसरा है डीईएफ। एक यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मगर वहाँ पे डीईएफ है। देखिए, ध्यान से देखिए। पहले त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा डीई के बराबर है। अब ये संगत शब्द का क्या अर्थ है? जब हम किसी आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखते हैं, मान लीजिए त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखेंगे, ये जांच करने के लिए कि दोनों सर्वांग सम हैं या नहीं। तो जो भुजाएं, अब 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, तो दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के ठीक ऊपर आएंगे। जो भुजा जिस त्रिभुज के ऊपर अध्यारोपित होती है उसको संगत भुजा कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि पहले जो हमने देखा अभी, पहले त्रिभुज की भुजा बीसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा ई एफ के बराबर है, ठीक है। और अब तीसरी भुजा एसी को लीजिए, ये दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा डीई के बराबर है। इस तरह इस शर्त में तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है और इसलिए त्रिभुज सर्वांग सम है। अब हम एक दूसरे नियम की बात करते हैं और इस नियम का नाम है भुजा कोण भुजा नियम, एस। और अंग्रेजी में साइड एंगल साइड नियम कहते हैं इसको। वैसे चार्ट में याद करना आपको सही रहेगा। तो चलिए समझते हैं। यहाँ भी 2 त्रिभुजों के चित्र दिए गए हैं। पहला त्रिभुज है त्रिभुज एबीसी और दूसरा डीईएफ। तो इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं। चलिए, पहले त्रिभुज की भुजा ए बी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा डीई के बराबर है। और पहले त्रिभुज की भुजा बी सी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा ई एफ के बराबर है। और दोनों के बीच एक कोण बन रहा है। पहले त्रिभुज में उस कोण का नाम है बी और दूसरे त्रिभुज में उस कोण का नाम है ई। तो ये दोनों कोण अगर बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि ये जो पहला त्रिभुज है त्रिभुज के मान सम होगा। मगर यहाँ पे एक हमको बहुत जरूरी बात जानना पड़ेगा कि प्रत्येक स्थिति में ये जो कोण है 2 त्रिभुजों के बीच का ही होना चाहिए, नहीं तो ये शर्त लागू नहीं होगी। दोनों भुजाओं के बीच होना चाहिए। जैसे भी हमने देखा कि भुजा ए बी और भुजा डी ई बराबर है, भुजा बी सी और भुजा ई ए बराबर है। तो दोनों के बीच कोण बी दूसरे त्रिभुज में ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब चलिए तीसरे नियम की बात करते हैं। इस नियम को कोण भुजा कहते हैं, एंगल साइड एंगल। तो आइए देखते हैं। यहाँ भी 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो और पहले त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोणों के बराबर हो।
तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग समूह है। देखिए इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिए। पहले त्रिभुज की एक भुजा ए बी, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा डी के बराबर है। कोण ए और कोण बी ये दोनों बराबर है। कोण ए पहले त्रिभुज के लिए और दूसरे त्रिभुज के लिए कोण डी। पहले त्रिभुज में कोण बी और दूसरे त्रिभुज में कोण ई ये आपस में बराबर है। सर्वांग समूह। और इसके बाद हम चौथे नियम की ओर चलते हैं। ये इसका त्रिभुजों की सर्वांग समता का आखिरी नियम है, आखिरी शर्त है। यह नियम समकोण कर्ण भुजा कहलाता है। RHS, आर राइट एंगल को कहते हैं, समकोण को H हाइपोटेन्यूज कर्ण का नाम है और एस हो गया साइड। इस तरह से अंग्रेजी में इस नियम को RHS कहते हैं, समकोण कर्ण भुजा नियम। देखिए इस नियम की यह एक विशेषता है, यह केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है। इसको ध्यान रखेंगे, यह एकमात्र नियम है जो केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। और नियम कहता है यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, ध्यान देंगे, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग समूह हैं। यहाँ पर पहले चित्र में कोण बी और दूसरे त्रिभुज में कोण ई दोनों समकोण हैं। समकोण सभी जानते हैं, नब्बेंस के कोण को कहते हैं। तो इस तरह दोनों कोण समकोण हैं और दोनों कोणों के अलावा एक आधार या लंब में से कोई भी एक भुजा और कर्ण ये दोनों अगर बराबर हैं वो दोनों आपस में सर्वांग समूह होंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि जब हम किसी एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखते हैं तो दोनों आकृतियां अगर परस्पर एक दूसरे को ढक लेती हैं वो सर्वांग समूह कहलाती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दोनों ही त्रिभुज छोटे बड़े दिखाई दे रहे हैं। और हमारी एक बड़ी आसान और सरल शर्त होती है कि जब भी हम सर्वांग समता की जांच करते हैं तो एक आकृति को दूसरी आकृति को रख के देखते हैं, यहाँ पर दोनों त्रिभुज सर्वांग समता दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, तो इसे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों सममित कोणों के बराबर होने से ही सर्वांग समूह नहीं कहेंगे। उनकी संगत भुजाओं की बराबर होना बहुत जरूरी है, इसको ठीक से समझ लीजिए। अभी किसी की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लें। हेलो हाँ म्यूट कर लीजिए, जो भी बोल रहे सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। लक्की अपने आप को म्यूट रखें सभी लोग। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। ये कोई एक व्यक्ति यदि म्यूट अनम्यूट होता है तो आवाज इको होने लगती है। प्लीज आप लोग सार्वजनिक इस सेशन में ही बस बात करेंगे। दुबे सर हाँ चलिए स्टार्ट रखिए। कोई अनम्यूट होता है तो आवाज इको होने लगती है। अभी भी कोई अनम्यूट है आप में से?
मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो बघेल जी हैं, बघेल जी आप अपने आप को अनम्यूट करें, म्यूट करें। दूसरा ये शिव साहू जी, हाँ चलिए दुबे सर स्टार्ट करें। जी मैं हाँ ठीक है, मैं जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है मैं फिर से बताना चाहता हूँ आपको कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर होने बस से दोनों त्रिभुज सर्वांग नहीं होते, बल्कि उनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होनी चाहिए। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। पहला त्रिभुज छोटा दिख रहा है और दूसरा त्रिभुज बड़ा दिख रहा है, लेकिन दोनों त्रिभुजों के सभी संगत जो कोण है वो बराबर है, तो ये सर्वांग सम नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि सर्वांग सम होने के लिए त्रिभुज के सभी 6 अंग, 3 कोण और 3 भुजाएं समान होनी चाहिए। वैसे शीर्ष भी त्रिभुज के अंगों में लेते हैं, लेकिन क्योंकि शीर्ष बिंदु होते हैं और उनको मापा नहीं जा सकता, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के सभी 6 अंग, 3 कोण और 3 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तभी दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। और अब देखिए, सर्वांग समता को आसानी से समझने के लिए मेरे द्वारा कुछ टेलेंट्स बनाए गए हैं। आप उन टेलेंट्स को देखिए यहाँ पे, ये मैं कक्षा में इस्तेमाल करता हूँ। इन टेलेंट्स की सहायता से कक्षा में सर्वांग सम आकृतियों का प्रदर्शन बड़ी आसानी से किया जा सकता है और इन टेलेंट की मदद से कई आसान गतिविधियां भी आप बच्चों को करके दिखा सकते हैं। आप खुद कर सकते हैं और इसमें सीधे सीधे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का मेरा ये लेक्चर यही खत्म होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अभी आप अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। कक्षा के अंत में अब मैं कुछ सवाल जवाब एक छोटा सा सेशन देना चाहता हूँ। तो इसमें मेरे कुछ प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अभी इसी लेसन से ही रिलेटेड हैं। तो अगर आपने पूरे लेसन को ध्यान से सुना होगा तो इन प्रश्नों के उत्तर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो और हाँ, जैसा आपको शुरुआत में ही नितेश सर ने बताया था कि इसमें इनाम जीतने का मौका भी है। तो अगर किसी बच्चे ने सभी 6 प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दिए तो उनको, उस बच्चे को कैश प्राइज मिलना है 100 रुपीज। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ मैं आकृतियां आपके सामने एक एक करके दिखाते जाऊंगा, ध्यान से स्क्रीन में देखेंगे और उनको पहचानने की कोशिश करेंगे और जो सवाल करूंगा उसको ध्यान से सुनेंगे और जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये पहला सवाल है। आप अपनी स्क्रीन पे 2 आकृतियां देख रहे होंगे। सवाल ये है कि क्या दोनों आकृतियां सर्वांग सम है या नहीं? नहीं नहीं है, नहीं है। जिसने सबसे पहले जवाब दिया है, हाँ जी, आपका नाम बताइए, जो लोगों ने पहले जवाब दिया, किन दो लोगों ने? हिमेश कौशिक। हिमेश कौशिक। मैं नोट कर रहा हूँ। इसका जवाब चाहूंगा। बाकी लोग म्यूट रहेंगे। हिमेश कौशिक क्यों करेगा? हिमेश कौशिक, चलिए बोलिए, ये दोनों आकृतियां क्या है? सर्वांग सम है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों की लंबाई बराबर नहीं है।
देखो क्या होता है गणित में, अगर आप आंसर देते हैं तो भी आपको बताना पड़ता है। तो आपका जवाब गलत है। कोई कोई दूसरा इसका कारण बता सकता है क्या? ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम है दोनों आपस में ढक नहीं पा रही। और इसका कारण कौन बताएगा? हेलो हाँ आगे बढ़िए। हेलो आप बता सकते हैं? जवाब नहीं चाहते थे? हाँ जल्दी से जल्दी पहले सब लोग फिर से म्यूट कर लें अगले प्रश्न के लिए। मैं इसी प्रश्न का जवाब देना चाह रहा है तो हाँ चलिए जवाब दीजिए। दोनों आकृतियां सर्वांग सम है? नहीं, कैसे? दोनों आपस में ढक नहीं पा रही। जवाब देता हूं। बाकी लोग कर लेंगे। लक्की जवाब दीजिए, आप नहीं बोले हैं। बाकी लोग म्यूट कर लें प्लीज। म्यूट करें बेटा, तब आवाज आएगी। लक्की राव जग को जवाब देने दीजिए, फिर बाकी लोगों को मौका देंगे, ठीक है? लक्की बोलिए, प्रश्न बोलिए सर। कि स्क्रीन पे दो लाइंस दिख रही है आपको, दो आकृतियां दिखाई दे रही हैं। क्या दोनों आकृतियां सर्वांग सम है या नहीं है? तो चलिए मैं इसका जवाब देता हूँ। दोनों ही सर्वांग सम है। दोनों रेखाओं की आकृतियां हैं और रेखाओं की लंबाई असीमित होती है। यहाँ पे तीरों का निशान दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना? तो भले हमको स्क्रीन पे वो आकृतियों की लंबाई छोटी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन रेखाओं के साथ होते क्या है? आगे बढ़ाते हैं तो रेखा की लंबाई असीमित होती है और दोनों की रेखाएं एक दूसरे को परस्पर ढकती हैं। इसलिए अच्छा अब बताइए, क्या ये दो आकृतियां सर्वांग सम है या नहीं? नहीं है। अच्छा नहीं, जो भी बोला वो अपना नाम बताया मेरे को। हिमेश क्या साहू? सॉरी बेटा, क्या साहू बेटा, क्या साहू नाम बोले? चलिए जवाब दीजिए, ये सर्वांग सम क्यों है? ये सर्वांग समता है सर। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। दोनों आकृतियां सर्वांग सम नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर वाली जो आकृति है वो एक रेखाखंड है और नीचे रेखा है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है और रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, मतलब अपरिमित होती है। तो इसलिए ये दोनों आकृतियां अब तीसरा सवाल, इसको ध्यान से देखिए, अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। क्या ये सर्वांग सम है नहीं है? सर्वांग सम है। अच्छा ठीक है तो क्यों है? कोई कारण बताएगा? दोनों की आकृतियां बराबर है। दोनों की लंबाई बराबर है क्योंकि ठीक है। नाम बोलिए बेटा, बच्चों नाम बोलिए बेटा, तो अपना नाम बताइए। धीरे से नाम बोलो बेटा। हैं क्या साहू?
कैसा हूँ? लकी रजब। और भूमिका साहू। सुनीता साहू। हिमेश कौशिक। हाँ, हिमेश अच्छा, कौशिक। सुनीता साहू लिख कौशिक। लीजिए। लकी रजब। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अभी आपको दो दिखाई दे रहे हैं, ये बताना है क्या ये दोनों कोण सर्वांग सम है या नहीं। नहीं 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 है। नहीं है। अपना नाम बताएंगे। नहीं है। हाँ, जो नहीं है बोल रहे हैं, अपना नाम बताएंगे। लकी रजब। शिवम कुमार। कौशिक। हिमेश कौशिक। अमन कौशिक। चार साहू। लकी रजब। मैं हिमेश कौशिक को मौका देता हूँ कि ये दोनों कोण सम क्यों नहीं है। बाकी लोग रहेंगे। बराबर नहीं है। दोनों कोणों के माप बराबर नहीं, सही है। सही। सबका आवाज इको हो रहा है। सर आपका आवाज कट आ रहा है और गूंज रहा है। हाँ, कृपया करके सभी लोग अपने आप को म्यूट करें बेटा, वहीं से इको हो रहा है। आप लोग अगर म्यूट रहेंगे तो ही मेरी आवाज आप तक की आएगी। चलिए इस चित्र को देख के बताइए कि क्या ये दोनों कोण समान है नहीं। है। अच्छा, जो पहले है बोल रहे हैं उनका नाम क्या है। भूमिका साहू। कौशिक। लकी रजब। भूमिका साहू। लकी रजब। भूमिका साहू। भूमिका साहू, वेरी गुड। तो चलिए भूमिका साहू, आप बताओ कि ये दोनों कोण सर्वांग सम कैसे हैं। क्योंकि ये दोनों बराबर। ये दोनों बहुत बढ़िया। ये दोनों कोणों की मापें एक जैसी हैं, एक ही हैं, इसलिए दोनों कोण बराबर हैं। भले ही हमको भुजाएं छोटी बड़ी दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन भुजाओं के माप से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सही आपको असल इनका आगे चलते हैं। ये आपके सामने आखिरी सवाल है। इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए और इन दोनों त्रिभुजों में मार्क भी लगे हुए हैं, निशान लगे हुए हैं कोणों को देखते हुए। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। सबको दिख रहा है ना। यस सर। आपको ये बताना है हाँ, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। है। सर्वांग सम है। हाय 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 हाय। अच्छा, कोई मेरी बात सुनिए, कोई नहीं ये भी बोल रहा है क्या कि आपको सुनाई पड़ी है। सर नहीं है। है सर। आप अपना नाम बताइए। सर्वांग। फिर आपको उत्तर बोल रहा है। आप अपना नाम बताओ ना। लकी रजब। हिमेश कौशिक। साहू। तो आप लोग शांत रहेंगे। आपको मौका दे रहा हूँ। तो ये बताएंगे ये दोनों समान सम क्यों नहीं है। चलिए। बाकी लोग शांत रहेंगे please। शांत रहिए बाकी लोग। आपको म्यूट कर दीजिए। हाँ भूमिका। सर एक छोटी कोड है एक बड़ी कोड है वो दोनों सर्वांग सम नहीं है। पता चाहेगा। इसका जवाब
के समता होने का कारण यह है कि इससे कोड अच्छा, बराबर हैं। बराबर है इसलिए सर्वांग सम है। ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। वेरी गुड बेटा। अभी अंत में कौन बोला? ध्यान से सुनिए। अंत में कौन बोला बेटा? तिवारी, पूर्णिमा तिवारी है। कौशिक। हाँ, हिमेश कौशिक बेटा, हिमेश कौशिक और पूर्णिमा तिवारी करके भी एक बच्ची जी मैं बोल। आपका आपका नाम है बेटा? आप बच्चे हैं, मतलब स्कूल में हैं? हाँ, चलिए हिमेश और अमन। हाँ चलिए आगे बढ़िए। दुबे जी जल्दी से आगे बढ़िए, फिर इसको क्लोज करेंगे, है ना जी। सभी लोग म्यूट हो जाएं प्लीज। अब मैं सवाल का जवाब देता हूँ। ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। ये आखिरी सवाल था मेरा और इसका जवाब किसी ने सही दिया, नाम मेरे को नहीं पता। मैं बताता हूँ। ये दोनों त्रिभुज सर्वसम इसलिए नहीं है क्योंकि एक बहुत सरल मैं तरीका आपको बताया था शुरू में ही और बार बार उसका जिक्र करते रहा हूँ कि जब भी किसी एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखा जाता है और दोनों आकृतियां एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है पूरी तरह से, तो ही दोनों आकृतियां सर्वांग सम होती हैं। लेकिन इन दोनों त्रिभुजों में कोण तो बराबर हैं। पहले त्रिभुज का संगत कोण, पहले त्रिभुज के तीनों संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, लेकिन दोनों आकृतियां सर्वांग सम नहीं है क्योंकि दोनों त्रिभुजों की भुजाएं भी सर्वांग सम नहीं। और इस तरह से सेशन मेरा खत्म होता है। आप सबने ध्यान से सुना और अगली बार से सेशन लेके आने बिल्कुल बिल्कुल बहुत धन्यवाद आप। बिल्कुल। सर मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। आज केवल नाम कंफर्म मैं करना चाह रहा हूं। पहले देखिए कौन कौन उन लोगों ने सबसे अच्छा जवाब दिया, पहले सुन लेंगे और किसी का नाम यदि छूटा होगा तो मुझको बताएंगे। पहला हिमेश कौशिक, लक्की रजक, सीमा साहू। सीमा साहू करके हैं क्या कोई? शिवम कुमार है। हाँ नहीं, अब पहले पूरा नाम सुन लीजिए, किसी का नाम छूमेगा तो अच्छा। देखिए मैं पूरा नाम बता दे रहा हूँ। हिमेश कौशिक, लक्की रजक, सीमा साहू, पूर्णिमा तिवारी, निकिता साहू, अमन कौशिक, गीता साहू, शुभम, सुनीता साहू, हिमेश सॉरी, और भूमिका साहू। ठीक है, तो इतने लोग हैं। किसी का नाम छूट रहा है? मेरा सर क्या नाम बेटा? तुषार साहू। हाँ तुषार साहू, वेरी गुड बेटा, तुषार साहू, है ना? तुषार तो मेरा सर मेरा क्या नाम बेटा? शिवम कुमार। अच्छा शिवम कुमार, कौन से स्कूल से बेटा? सर सकरी। वेरी गुड। शिवम कुमार, शिवम बेटा, शिवम ना? जी सर। हाँ जी बेटा। सर शिवम कुमार। और भूमिका भी लगातार जवाब दी है। सबसे ज्यादा जवाब देने वाले में जो आगे रहे हैं वो है लक्की रजक, हिमेश कौशिक, भूमिका साहू, अमन कौशिक, और बाकी बच्चे लोग भी दिए हैं लेकिन इन लोग सबसे आगे रहे हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ही शानदार क्लास के लिए आप सभी लोगों को बधाई देता हूं बेटा। और सभी लोग म्यूट करके एक अच्छी सूचना जल्दी से सुनेंगे। सभी लोग म्यूट करें बेटा। ओके, एक अच्छी सूचना अभी और देखते हैं। हेलो, इससे पहले मैंने आपको बताया कि हम एक नई, अभी भी कई लोग म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट हो जाएं तब बात अच्छे सुनाई देगी बेटा। हाँ, तो अभी सभी लोग अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे क्योंकि वीडियो ऑन रहने से भी लगातार आपके मोबाइल का डेटा बहुत जल्दी जाता है। अभी भी कुछ लोग अपने आप को म्यूट नहीं किए हैं जिसकी वजह से आवाज बहुत परेशान कर रही है। मैं आपको आज एक नए, ये हरदी से जो बच्चा है, ओके बढ़िया, हरदी से कौन है? रमा साहू, राम साहू, ओके बेटा, आपकी तरफ से बहुत जल्दी आवाज इको हो रही है। इस वजह से मेरा जो कहना है कि पहला, यदि इस तरीके की कुछ भी समस्या आपको आती है तो आप अपने वीडियो को हमेशा ऑफ रखेंगे तो आपका
आपका मोबाइल का डाटा भी बचेगा और आपको बहुत जल्दी समझ भी आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, जब आपको जरूरत पड़ता है तब आप अपना वीडियो ऑन करें, नहीं तो दूसरी स्थिति में वीडियो को बंद रखें। दूसरा बेटा, अभी इसमें जितने लोगों का नाम आया है बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत ही बेहतर है बेटा। सरोज सर आपको बहुत बहुत बधाई कि इतनी शानदार क्लास में इतने अच्छे से बच्चों लोगों ने भाग लिया। दूसरा, अभी हम इसी लिंक से, सर थैंक यू, इसी लिंक से, चूंकि इसको हमें को और उसको रिकॉर्ड करना है, इसलिए इसी लिंक में अभी आप, मैं जैसे ही मीटिंग एंड करूंगा तो मीटिंग एंड होने के तुरंत बाद इसी लिंक में इतने ही सारे जितने भी टीचर्स हैं और बच्चे फिर से जुड़ेंगे हम लोग, और एक प्रश्न उत्तरी का नया तरीका देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी तैयार? हाँ, तो ये अभी मैं मीटिंग अभी बंद कर रहा हूं और इसी लिंक को आप फिर से कनेक्ट करेंगे, मैं फिर से स्टार्ट करूंगा इसी लिंक को, और फिर उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि अगली चीज को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसी लिंक में हम एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर कितने टाइम आप जस्ट 5 मिनट के बाद इसी लिंक से फिर से जुड़ेंगे हम।